इस वीडियो में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड जो शब्दावली है वो डिस्कस करेंगे। अभी तक हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, प्रॉमिसरी नोट का क्या मतलब होता है, विनिमय विपत्र और प्रॉमिसरी नोट या प्रतिज्ञा पत्र में क्या डिफरेंस होता है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू करना है हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ शब्दावली है जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट क्या होती है बेटे? तो मेच्योरिटी डेट बेटा वो डेट होती है जिस दिन बिल का भुगतान करने के लिए बिल ड्यू हो जाता है। बिल ड्यू होने का मतलब क्या है? सपोज अगर आज 1 जनवरी है और हमने कहा 2 महीने में बिल का भुगतान करना है, तो 1 जनवरी के बाद में 2 महीने अगर हम उसमें जोड़ते हैं तो जो डेट आती है उसे हम मेच्योरिटी डेट कहते हैं। अब इस मेच्योरिटी डेट को निकालने के लिए कुछ हम एक्स्ट्रा डेज भी ऐड करते हैं, जिनको कि रियायती दिन या डेज ऑफ ग्रेस कहा जाता है। आपने देखा होगा कई बार बच्चे फेल हो रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट में पास करने के लिए उनको कुछ एडिशनल मार्क्स दे दिए जाते हैं, जिनको कि ग्रेस मार्क्स कहा जाता है। तो ऐसे ही जब किसी से भुगतान प्राप्त किया जाता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा रियायती दिन दिए जाते हैं, जिनको कि डेज ऑफ ग्रेस के नाम से जाना जाता है। अब इसे हमें कैसे समझना है? ये 3 दिन होते हैं, 3 रियायत के दिन होते हैं। हम कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल की डेट जो है वो 1 जनवरी है, आज अगर बिल बनाया जा रहा है, 1 जनवरी को यदि ये बिल बनाया जा रहा है और ये 2 महीने का बिल है, तो ऐसी स्थिति में इसकी मेच्योरिटी डेट या इसकी ड्यू डेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उस 1 जनवरी में अवधि, इसकी ड्यूरेशन 2 महीने जमा 3 दिन। इसमें 1 जनवरी में हम 2 महीने जोड़ेंगे और 3 दिन जोड़ेंगे। जनवरी में 2 महीने जोड़े तो फरवरी और मार्च, 1 मार्च आ गया, और 1 मार्च में हमने जोड़ने हैं 3 दिन, 2, 3, 4। तो इसकी मेच्योरिटी डेट क्या हो गई हमारी? 4 मार्च। तो हमने क्या किया? किस दिन बिल बनाया? 1 जनवरी को। कितने समय के लिए बनाया? 2 महीने के लिए। और 2 महीने का मतलब 2 महीने जमा 3 दिन। अगर 3 महीने होता तब भी 3 महीने जमा 3 दिन। 4 महीने होता तब भी 4 महीने जमा 3 दिन। यानी कि ये जो 3 दिन है, दीज आर डेज ऑफ ग्रेस। अब कई बार एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे काम आती है, कि जो मेच्योरिटी डेट हमने कैलकुलेट करी, सपोज हमने 4 अप्रैल अपनी मेच्योरिटी डेट कैलकुलेट करी, उस दिन एक पब्लिक हॉलिडे हो गया। अभी हम डिस्कस करेंगे पब्लिक हॉलिडे क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर भुगतान करना संभव नहीं है, अगर वो एक पब्लिक हॉलिडे है, तो ऐसी स्थिति में मेच्योरिटी डेट क्या होगी? 4 अप्रैल की बजाय वो मेच्योरिटी डेट हो जाएगी 3 अप्रैल। यानी कि अगर वो दिन, जिस दिन 3 दिन जोड़ने के बाद में वो जो दिन आया है वो एक पब्लिक हॉलिडे है, तो वो दिन हम एक दिन पहले खिसका देंगे। यानी कि भुगतान की डेट जो है वो हम रियायती दिन 3 देने की बजाय फिर 2 हो जाएंगे, उससे एक दिन आगे चला जाएगा। उसके अलावा जैसे आप कोविड की सिचुएशन में देख रहे हैं, अचानक से छुट्टियां हो जाती हैं, अचानक से बैंक्स बंद हो जाते हैं, अचानक से ऑफिसेज बंद हो जाते हैं, यानी कि सरकार अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर देती है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी मेच्योरिटी डेट है वो एक दिन आगे सरक जाती है। पब्लिक हॉलिडे के केस में एक दिन पहले हो जाता है भुगतान का दिवस, क्योंकि पब्लिक हॉलिडे हमें पहले से ही मालूम होते हैं। अभी हम बताएंगे आपको पब्लिक हॉलिडेज कौन से होते हैं, लेकिन क्योंकि इमरजेंसी हॉलिडेज के बारे में तो हमें पता नहीं है, अचानक से हो सकते हैं, तो भुगतान की जो तिथि है वो एक दिन आगे सरका दिए जाते हैं, लेट पेमेंट करनी होती है। अब देखते हैं व्हाट आर द पब्लिक हॉलीडेज एक्चुअली। हमारे क्वेश्चन करने के लिए हमें इतना समझना ज़रूरी है कि हम इन 4 को अपने पब्लिक हॉलिडे की लिस्ट में इंक्लूड करते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या संडे। अगर ऐसा कुछ भी आता है तो जो भी भुगतान की तिथि है जो 3 दिन जोड़ने के बाद में आई है, उससे हम एक दिन पहले हम पेमेंट कर देंगे। तो अगर यहाँ पर 4 अप्रैल आया है और 4 अप्रैल एक पब्लिक हॉलीडे है, तो हम 3 अप्रैल को भुगतान करेंगे। तो 3rd April विल बी दी मेच्योरिटी डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल। क्लियर है ये बात? अब वीडियो को पॉज करो और ये छोटा सा मेच्योरिटी डेट से रिलेटेड असाइनमेंट है, इसको करो। जैसे कि बिल की डेट अगर 30 मार्च है और 3 महीने का वो बिल है, तो आप क्या करेंगे? 30 मार्च में 3 महीने का निकालना है तो कैसे करेंगे? 3 महीने जमा 3 दिन करके आप उसको कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर आप ड्यू डेट लिखना क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 23 अक्टूबर है, फिर 3 महीने हैं, तो यहाँ पर कितने जोड़ोगे? अक्टूबर में 3 महीने जोड़े, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 23 जनवरी और जमा 3 दिन। 23 जनवरी में 3 दिन जोड़े, 24, 25, 26 जनवरी। ओहो, 26 जनवरी। 26 जनवरी इज अ पब्लिक हॉलीडे, तो क्या 26 जनवरी को हम पेमेंट कर सकते हैं? क्या करेंगे? हम इसको एक दिन पहले खिसका देंगे। तो क्या हो जाएगी इसकी मेच्योरिटी डेट?
25 जनवरी, ठीक है। 30 मार्च वाला खुद करना, 23 अक्टूबर वाला मैंने आपको बता दिया। नाउ 29 जून का फिर से हमारा मेच्योरिटी डेट 3 मंथ्स है, तो 29 जून में फिर से हमने 3 मंथ्स जोड़े। तो 3 मंथ्स जोड़ने का मतलब जून में जोड़िएगा, ऐसे लिख के भी जोड़ सकते हो। जून को लिखो 6, 6 में जोड़ा 3, 6 जमा 3 9 हो गया, सितंबर आ गया। इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर 4 दिसंबर, 2 महीने का बिल है, 2 महीने दिसंबर में जोड़ना है, 2 महीने जमा कितने दिन कितने डेज ऑफ ग्रेस देने हैं, 3 दिन, और फिर देखना वो कौन सा दिन आता है। और ऐसे ही 28 जनवरी है और 1 महीना है, 1 मंथ है। चाहे 1 महीना हो, चाहे 2 महीने हो, चाहे 4 महीने हो, चाहे 6 महीने हो, डेज ऑफ ग्रेस हमेशा कितने रहेंगे, 3। और पब्लिक हॉलीडे हो गया तो एक दिन पहले, इमरजेंसी हॉलीडे हो गया तो एक दिन बाद। पब्लिक हॉलीडे में किस किस को इंक्लूड करना है हमने, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और संडे, ये 4 इंक्लूड करके ये मेच्योरिटी डेट्स इन सब की पांचों की कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे चलते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड अगली शब्दावली जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज डिस्काउंटिंग अ बिल, या बिल को भुनाना। देखो बेटा, बिल को भुनाने का या बिल को डिस्काउंट कराने का मतलब क्या होता है। मैं एक ड्रॉर हूँ, मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5,000 रुपये का पड़ा हुआ है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैं अपने जिसने ड्रॉइस को बोला था उससे तो पैसे ले नहीं सकती, लेकिन मैं बैंक के पास जा सकती हूँ। मैं बैंक को कह सकती हूँ कि भाई ये 5,000 रुपये का बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप रख लो। बैंक भाग के मेरे से बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेगा और उसके बदले में मुझे कुछ कम, 5,000 से कुछ कम रकम मुझे पकड़ा देगा। तो मेरा भी काम चल गया और बैंक को भी फायदा हो गया, क्योंकि जिस दिन भुगतान की बारी आएगी उस दिन ड्रॉर जो है वो ड्रॉई को बोलेगा भाई मुझे 5,000 देने की बजाय ये 5,000 रुपये तुम बैंक को दे दो। तो इसको बोलते हैं बिल को भुनाना या बिल को डिस्काउंट कराना। ये हम तब कर सकते हैं जब हम एक अच्छे व्यापारी हो, हमारी बाजार में अच्छी साख हो, बैंक हमें अच्छे से जानता हो। ऐसी स्थिति में बैंक हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज रख लेता है और हमें उससे कुछ कम रकम हमें प्रोवाइड कर देता है। बैंक को कितने रुपए का फायदा हो गया ऐसे में, 500 रुपये का। तो 500 रुपये में बैंक ने हमारी हेल्प करी। नेक्स्ट हो सकता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल, इसको बिल को बेचान करना भी बोलते हैं, बेचान करना। तो एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, अगर ड्रॉर के पास वो बिल पड़ा हुआ है, जैसे ड्रॉर ने ड्रॉई को उधार पर सामान बेचा है, ऐसे ही ड्रॉई किसी और से उधार पर सामान खरीद भी सकता है। तो अगर ड्रॉर चाहे तो वही बिल उस व्यक्ति को दे सकता है, किसी और व्यक्ति को दे सकता है। तो जिस व्यक्ति को वो बिल दिया जा रहा है उस व्यक्ति को एंडोर्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंडोर्सी। और जो बिल दे रहा है वो एंडोर्सर। तो ड्रॉर इज द एंडोर्सर। हमें एंडोर्सर नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें केवल एंडोर्सी नाम याद रखने की जरूरत है। यानी कि ड्रॉर अगर अपना बिल उठा के किसी और को दे देता है तो उस व्यक्ति को हम एंडोर्सी के नाम से जानते हैं। अब जब मेच्योरिटी डेट पे भुगतान करने की बारी आएगी तो ड्रॉर जो है वो ड्रॉई को आदेश देगा कि भाई ये 5,000 रुपये मुझे मत दो, ये 5,000 रुपये एंडोर्सी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो मेच्योरिटी डेट पर जिसको भी ड्रॉर आदेश देता है, ड्रॉई उसी को पेमेंट कर देता है। तभी हमने जब विनिमय विपत्र की परिभाषा पढ़ी थी तो हमने कहा था कि या तो ड्रॉर को या किसी निश्चित व्यक्ति को, जिसको भी ड्रॉर आदेश करेगा उसे पेमेंट मिल जाती है। क्लियर है ये पॉइंट्स? बहुत ज़रूरी है इन पॉइंट्स का क्लियर होना, क्योंकि अभी हम अगली वीडियो से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे, जिसमें कि 4 केसेस हैं। क्या क्या केसेस हैं, जैसे कि केस नंबर 1, जब ड्रॉर मेच्योरिटी डेट तक बिल को अपने पास रखता है। नंबर 2, जब वो बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता है। केस नंबर 3, जब वो बिल को किसी को एंडोर्स कर देता है। और नंबर 4, जब वो बैंक को अपने एजेंट की तरह इस्तेमाल करता है और बैंक को कहता है कि भाई मेरे बदले में तुम पेमेंट इकट्ठी कर लेना। सो दैट इज बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो से हम इस सबकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। थैंक यू।